नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने तमाम दर्शकों के बीच एक ऐसे पत्रकार को लेकर आया हूं जिसने वाकई पिछले 45 साल में एक ही क्रिच पर खेल रहे हैं। उन्होंने 1980 में जून महीने में दैनिक भास्कर में अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी और आज 2025 अंत तक दैनिक भास्कर में लगातार लिख रहे हैं। इतना लिखा है कि यदि आप उसे किताब के रूप में ले आएँ तो आपकी अलमारियां कम पड़ जाएंगी। नाम है अलीम बज्मी जी। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर इन्होंने कलम ना चलाई हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लिखा है इन्होंने। आप सोच लीजिए कि इन्होंने पॉलिटिकल, विधानसभा की रिपोर्टिंग, संसद की रिपोर्टिंग, ऐसा कोई, मैं कह रहा हूँ ना कि भोपाल के विकास पर लिखा है। अलीम बज्मी एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं भोपाल के, मध्य प्रदेश के, जिन्हें आप पत्रकारिता का एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। आप शुरुआत कर दीजिए, जो छोर आप इन्हें पकड़ाएंगे अंतिम छोर तक ये ले जाएंगे बातचीत को, क्योंकि सारी जानकारियां हैं। भोपाल ताल के इतिहास पर आ जाइए, आप भोपाल के इतिहास पे आ जाइए, यहाँ के बड़े बड़े राजनेताओं के परिवार के इतिहास पर आ जाइए। सारी चीज़ें आजकल यदि आप दैनिक भास्कर में ऑल एडिशन में कॉलम पढ़ रहे होंगे, यादव के झरोका, वो भी अलीम भाई लिख रहे हैं। करीब 12-15 कॉलम ये अपने जीवन काल में लिख चुके हैं और भास्कर में लगातार कॉलम चलते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये महेश श्रीवास्तव जी के पट्टे शिष्य कहलाते हैं। उन्हें अपना पिता तुल्य ये मानते हैं कि आज जो कुछ हम हैं वो महेश श्रीवास्तव जी की देन है। उनमें मैं भी शामिल हूँ। महेश श्रीवास्तव जी ने हम सबको गढ़ा है और आज मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ अपने इस दोस्त का इंटरव्यू लेते हुए। मुझे हमेशा अपने मित्र अलीम बज्मी पर फक्र हुआ है। जब भी इन्होंने लिखा है, कलम इनकी चलती है और छाती हमारी चौड़ी होती है। निश्चित तौर पर अलीम भाई इतनी बढ़िया कलम चलाते हैं। यदि आपने हेडिंग पढ़ ली है और नीचे उतरे तो अंत तक आप पढ़ते चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि आप इतना बड़ा आर्टिकल कैसे पढ़ते चले गए। अब मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, सीधा अलीम भाई को जोड़ता हूँ, क्योंकि इस युग में ये बहुत मुश्किल है कि जिस व्यक्ति ने पत्रकारिता का स्वर्णिम युग देखा है, स्वर्णिम युग, जिन्हें महेश जी के साथ काम किया है, लगातार 45-46 साल एक ही संस्थान में कलम चलाई है और आज का गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो युग भी देखा जा रहा है। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अलीम बज्मी जी का ये इंटरव्यू धरोहर बने। मैं चाहता हूं अलीम बज्मी का ये इंटरव्यू पत्रकारिता का एक एक छात्र देखे। मैं चाहता हूं पत्रकारिता में जो व्यक्ति इस समय आए हैं, प्रवेश कर रहे हैं, जो कैरियर बना रहे हैं, मेरा ये इंटरव्यू ज़रूर सुनिए आप। ये वो अलीम बज्मी जी हैं जिन्होंने पत्रकारिताओं को किया नहीं है, पत्रकारिता को जिया है। मैं सीधा जोड़ रहा हूँ अलीम बज्मी जी। बज्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे गर्व होता है बज्मी जी जब आप लिखते हैं और हम पढ़ते हैं। हालांकि मैं और आप मित्र हैं, 36 साल की मेरी आपकी दोस्ती है, लेकिन आज जब स्टूडियो आया मुझे लगा कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है। पता नहीं क्यों बड़े बड़े नेताओं का, सीएम, सबके इंटरव्यू किए, पर आज अलीम भाई के साथ बैठ के जो आनंद आ रहा है, अंदर से खुशी हो रही है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो अलीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टूडियो सबकी खबर में। धन्यवाद रविंद्र भाई। और मैं सबसे पहली बात कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जिस संस्थान में कलम आपने उठाई और अब तो रिटायर भी हो गए, रिटायरमेंट के बाद भी वो संस्था आपको नहीं छोड़ रही है, बहुत कम होता है। मेरे ख्याल है आप जैसा शायद ही कोई 2, 4, 5 उदाहरण होंगे जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के 40, 45, 46 साल एक ही संस्थान में अलग अलग टेबलों पर, अलग अलग फील्ड में काम करके दिए। कैसे संभव हुआ? देखिए, दैनिक भास्कर वो गुलशन है, इसका पौधा जिन भास्कर के प्रतिपक्ष आदरणीय स्वर्गीय द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी ने रोपा था, तो इन्होंने इसे परिवार के रूप में विकसित किया और उस मशाल को आदरणीय रमेश जी ने जलाया। वो संदेश नीचे तक गया। सुधीर जी, गिरीश जी, पवन जी उस मशाल को जलाए हुए हैं। संपत्ति की जो अलग अलग कालखंड में प्रभारी रहे वो बड़े लाजवाब शख्सियत रहे। जैसा कि आपने पूर्व में अपने उद्बोधन में महेश जी का उल्लेख किया, मैं महेश जी का शिष्य हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है। जो भी मैंने सीखा है, पढ़ा है, जाना है और जिस भी लायक मैं आज बन सका हूँ, महेश जी के कारण है। भास्कर में हमारे संपादक मेरे ज्वाइन करने समय श्याम सुंदर व्यवहार जी थे। हिंदी पत्रकारिता में उन्हें देवता के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। उनका लेखन अद्भुत था, वो खुद अद्भुत व्यक्ति थे। और उसके बाद महेश जी का जिक्र हर मामले में मेरे साथ इसलिए लागू होता है क्योंकि महेश जी ने उन उच्च मापदंड हिंदी पत्रकारिता में स्थापित किए जिनके कारण आज उनके
यह कहूँगा कि उनके शागिर्दों की तादाद भोपाल में सबसे ज़्यादा है, और सिर्फ भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश में, देश के अनेक भागों में महेश जी के शागिर्द हैं। आपने बीच में एक शब्द का उल्लेख किया था, पत्रकारिता को लेकर कैसे आप इस संस्थान में अभी तक जुड़े रहे, तो उसके मूल कारण पाना चाहता हूँ कि भास्कर के अंदर और ख़ास करके संपादकीय विभाग में शुरू से पारिवारिकता रही, एक आत्मीयता रही। इसके कारण कभी ये लगा नहीं कि कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर साथी थे सब प्रोत्साहित करते थे, पत्रकारिता, बेहतर पत्रकारिता करने के लिए प्रेरित करते थे, और आपके निजी जीवन में आपके एक संरक्षक, अभिभावक, हमदर्द, प्रेरक के रूप में खड़े रहते थे और आपके सहयोग करते थे। यही कारण था कि भास्कर के अंदर मुझे इतना लंबा समय हो गया, सबका साथ मिला। अब आपने महेश जी का उल्लेख किया, महेश जी की एक खास बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की थी, बतौर प्रूफ रीडर दैनिक भास्कर में आया था, उस समय मेरी 16 साल की उम्र थी, और मैंने पत्रकारिता में भास्कर में नौकरी करते हुए कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उस समय एक शर्त ये थी कि मुझे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले काम करने से विरक्त कर दिया जाता था, यानी आप काम नहीं करेंगे, दफ्तर आएंगे सुबह 11 बजे से और देर रात तक बैठ के वहीं पढ़ेंगे। और मुझे महेश जी के अलावा दफ्तर के अंदर जितने भी लोग रहे, हमारे समकालीन साथी, वरिष्ठ साथी, सब ने मुझे पढ़ाया, और पेपर देने के बाद हमें महेश जी के घर जाना होता था ये बताने के लिए हम क्या लिख कर आए हैं। और महेश जी अगर संतुष्ट होते थे तो हमें पीठ पर 2 धमुके मिलते थे, यानी हमें प्रसाद मिलता था कि यार बढ़िया पेपर करके आए हो, और अन्यथा उनके चेहरे पर एक तनाव सा दिखता था, चिंता का, कि पता नहीं इसने पेपर कैसे किया है, कैसे मार्क्स आएंगे। तो ये पारिवारिकता, ये आत्मीयता हिंदी अखबारों में देखने को नहीं मिलती। पहले संपादक जो थे अभिभावक के रूप में अपने सहयोगियों से मिलते थे और उनसे ऐसा रिश्ता रखता था कि अभिभावक समझकर हम उनसे अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे। कोई कष्ट होता था, कोई कठिनाई होती थी, कोई समस्या होती थी, उसको हम खुले रूप में शेयर करते थे। ये हिंदी पत्रकारिता का वो युग था जिसको मैं कहता हूँ कि इसको आप ये लौट कर नहीं आ सकता। इतना अपनापन, इतना मीठापन, अद्भुत था वो। अली भाई, मैं यदि बात करूं कि 1980 की पत्रकारिता और 2025 की पत्रकारिता, उसको आप बिल्कुल डिफाइन करिए। 1980 में एक एक खबर पर सरकारें हिल जाती थी, गिर जाती थी। अब यह स्थिति है कि सरकारें अखबारों को हिला देती हैं और गिरा देती हैं। अखबार भी अब राज्य आश्रित हो गए हैं। देखिए, इसमें मैं बताता हूँ आपको, एक समय जब सरकार ने ये चाहा कि सरकार के बारे में ना छपे, उसके लिए तमाम तरह के प्रयास हुए, और उस समय का मैं प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ, चश्मदीद भी हूँ, और उस संवाद के जो गवाह रहे वो भी अभी जीवित हैं, वो है महेश जी। दरअसल भोपाल में जब गैस कांड हुआ तब मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। वो नहीं चाहते थे कि गैस कांड को लेकर कोई खबर अखबारों में इस प्रकार से छपे कि सरकार को समस्या आए। इसी के चलते हुए भास्कर ने 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर को अपने अंकों में ये बताया कि यूनियन कार्बाइड में गैस मौजूद है, सेविन पाउडर बन रहा है, भोपाल से खतरा टला नहीं है। और ये जब भास्कर ने छापा, बेबाकी के साथ, अदम्य साहस के साथ, बिना किसी दबाव में आए, हालांकि सरकार का बहुत दबाव था, दूसरे अखबार सरकार की मंशा के अनुरूप लिख रहे थे, छाप रहे थे, लेकिन भास्कर ने ऐसा नहीं किया, और उस रिपोर्टिंग ने भास्कर को वो बुलंदी दी कि आज भास्कर देश का सबसे बड़ा अखबार है। मतलब आपने ये कहा है कि आप सच बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज के युग में क्या हो गया है? मैं 2025 में ला रहा हूं आपको। 2025 में भी अगर आप देखेंगे अन्य अखबारों की तुलना में, मैं भास्कर की बात इसलिए अधिकारपूर्वक कर सकता हूं क्योंकि भास्कर से मेरा लंबा समय का नाता है। भास्कर में वो सब आपको दिखाई नहीं दिया होगा जिसके बारे में यूट्यूब चैनल वाले या कुछ और लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग बहुत कुछ कहते हैं। भास्कर आज भी मुखरता से, पूरी निर्भीकता से, निष्पक्षता से, बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहा है, पाठकों के हक में बोल रहा है। उसकी कीमत भी चुकाई है। हाँ, चलता है, ये सब चलता है, ये तो जर्नलिज्म में होता है। लेकिन आज ईमानदारी से पाठकों के प्रति भास्कर अपनी जवाबदेही का निर्वहन कर रहा है। आप मुझे ये बताइए अलीम भाई कि आप 1980 में कलम थाम चुके थे, और आज यदि कलम थाम रहे होते या आप अपने बेटे को पत्रकारिता में ला रहे होते,
तो क्या बताते हैं? मैं ये बात इसलिए जानना चाहता हूँ, ये जो प्रोग्राम है मेरा, ये वो तमाम सारे लोग देख रहे हैं जो पत्रकारिता में कैरियर बनाना चाहते हैं या पत्रकारिता में कैरियर बनता हुआ देखना चाहते हैं लोगों का। क्या कहेंगे आप नई पीढ़ी के लिए जो पत्रकारिता में आ रही है? पहले क्या था कि पत्रकारिता एक मिशन के रूप में थी, एक आंदोलन थी, और इसमें जैसे आज़ादी के समय सत्याग्रही होते थे वो सत्याग्रह करते थे। हम लोग भी जब 1980 के दशक में पत्रकारिता में आया, 80 से हम जुड़े, तो हम लोग भी एक प्रकार से सत्याग्रही थे। आज की स्थिति में वो स्थितियां बदल गई हैं। आज की स्थिति में व्यावसायिकता हावी हो गई है और व्यावसायिक कारणों से हर अखबारों के अंदर आया राम गया राम की श्रृंखला जो है बहुत तेज़ी से हो गई, क्योंकि मिशन वाले मूल्य अब ख़त्म हो गए। और अखबारों को भी ये मालूम है कि हमको समय के साथ चलना है, तो समय के साथ में जो मानक तय किए गए हैं वो कई लोग उसमें फिट नहीं बैठते हैं, कई लोग फिट बैठते हैं। ये चलता है, चलता रहेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि भोपाल में दैनिक भास्कर में आज भी बेस्ट जर्नलिज्म हो रहा है। अलीम भाई, आपने भास्कर में रहकर पिछले 40 वर्षों में किन किन विधाओं पे कलम चलाई है? क्योंकि मैंने आपको नगर निगम की रिपोर्टिंग करते देखा, मैंने पॉलिटिकल भी देखा, फील्ड में भागते देखा, डेस्क पे देखा, कभी व्यापार की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी खेल की कर रहे हैं। तो किन किन विधाओं में आपका सिद्धहस्त रहा? देखिए, और ये कैसे संभव है? जैसे मुझे मेरी जो छवि बनी, आपके सामने में 88 में आया था भास्कर, आप मेरे सीनियर थे, मैं जूनियर था, उम्र में वैसा हमारा वो अलग था, लेकिन मुझे खोजी पत्रकार के रूप में पहचान मिली। और आप तो इंसाइक्लोपीडिया टाइप हो, जहाँ बिठा दो वहाँ आपने झंडे गाड़ दिए। पहले क्या था कि इस अखबारों के अंदर स्टाफ कम था, तो हम सब पीर बावर्ची भिश्ती के रूप में काम करते थे, यानी सब काम करना है। तो हमको हमारे संपादक जो हमको मौका देते थे कि यहाँ चले जाओ, ये देख लो, ये कर लो, तो उसके अनुसार हम करते थे। तो हर तरह का टास्क जो था मेरे एडिटर ने मुझको दिया, और जिन जिन एडिटर ने मुझे जो जो टास्क दिया वो टास्क मैंने पूरा किया। उसका कारण ये, उसका लाभ ये हुआ कि मुझे अधिकतम विषयों पर काम करने का मौका मिला। और यही वजह थी कि भास्कर में मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसके सर्वाधिक कॉलम छपे अलग अलग नाम से, और उसको सराहा गया। इसी प्रकार से मैंने अलग अलग विषयों पर काम किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका सामाजिक सरोकार हो, हेल्थ सर्विसेज हो, और भी बहुत कुछ। तो एक नया अनुभव मिला। अच्छा, फिर जब आप काम करते हैं तो उसमें आपको आनंद आता है, और जब उस आनंद के साथ आप उसके अंदर जुट जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार, अभी थोड़ा और उसको बेहतर करके, थोड़ा और अच्छा करके, थोड़ा बनाना चाहिए। तो हमने, हमारी पत्रकारिता जो थी वो एक भोजनालय की उस थाली की तरह रही कि जिसमें थोड़ा पनीर भी था, थोड़ी सब्जी भी थी, थोड़ा दाल भी था, थोड़ा चावल भी था, चटखारे के लिए अचार भी था, पापड़ भी था। इस तरह का हमने काम किया, तो बहुत बढ़िया रहा, सभी लोगों ने पसंद किया, सराहा। ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले की दया है कि आज एक लंबा कैरियर ख़त्म तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी जारी है, 45 वर्ष हो चुके हैं हिंदी पत्रकारिता में और सिलसिला चल रहा है। अलीम भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि आज जो अखबार पढ़े जाते हैं वो 5 से 7 मिनट में लोग निपटा देते हैं, हेडिंग वेडिंग देखी आगे बढ़ गए। पर मैंने देखा है कि अलीम बज्मी जी का लिखा हुआ कहीं नज़र आ जाए, अलीम बज्मी की यदि हेडिंग भी दिखती है तो आदमी कब पूरा कॉलम पढ़ जाता है पता नहीं चलता है। आपको नहीं लगता कि पत्रकारिता भी एक तरह संगीत की तरह है? आपको बस केवल भाना चाहिए, आपका मन होना चाहिए, एक स्वर सुनाई देते ही पूरा की पूरा संगीत सुनना और हेडिंग देखकर पूरी खबर पढ़ना। क्या तुलना करेंगे आप एक अच्छे संगीत और एक अच्छे लेखन से? जो पहले तो आपके सवाल की सबसे शुरू वाली बात का जवाब देता हूँ। वर्ष 2000 के बाद हिंदी अखबारों ने अपना पाठक वर्ग तैयार नहीं किया, ना हिंदी के लिए काम किया, जिसका खमियाजा 2025 में हिंदी अखबारों को भुगतना पड़ रहा है प्रसार संख्या के आधार पर। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी आदमी हो उसको अपना अतीत अच्छा लगता है और अपने बुजुर्गों की बातें अच्छी लगती हैं, अपने परिवार की बातें अच्छी लगती हैं, अपने शहर की बातें अच्छी लगती हैं, और अनकही चीज़ों को जानना समझना का जो जिज्ञासु भाव है वो लोगों को प्रेरित करता है। आप कुछ उनको ऐसा लिखते हैं तो वो उनको प्रेरित करता है पढ़ने के लिए। और मैंने वही किया कि लोगों की रुचि को समझते हुए मैंने चीज़ों को गढ़ा, और सिर्फ गढ़ा ही नहीं बल्कि जो मैंने देखा, महसूस किया, वो लिखा,
और भाषा की मर्यादा रखी, और उस भाषा भी वही रखी जो मेरे आदरणीय महेश जी ने मुझे सिखाई थी कि भाषा में माधुर्य हो, भाषा में लावण्य हो, और उस तरह की शीरीपन हो कि लोगों को मिठास के साथ गुदगुदी भी लगे, और गुदगुदी के एहसास के साथ सुनना पढ़ना एक उसको ऐसा एहसास कराए कि एक कल्पना कि वो सामने देख रहा है। हाँ, तो शब्द चित्र अच्छा होना चाहिए। तो जब आप शब्द चित्र अच्छा खींचते हैं तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी हो जाती है, और फिर उसको आदमी कॉपी पढ़ने में रुचि लेता है, रस लेता है। अली भाई, ये पत्रकारिता में जो एक गुरु परंपरा है लगभग खत्म हो गई। आज एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे। आज भी हम लोग महेश श्रीवास्तव जी के प्रति इतने कहना चाहिए कृतज्ञ भाव रखते हैं कि, और एक बात और मैं बताऊं, मैं भी, मेरे साथ भी जो हुआ वो आपके साथ भी हुआ है। महेश जी से फिजिकली हमारी और आपकी पिटाई हुई है, एक एक शब्द पर उन्हें इतना पीटा है, गुस्सा हुए हैं, उनके केबिन से बाहर निकाल दिए जाते थे, बावजूद जितनी उनकी डांट खाई, जितनी पिटाई खाई, आज 25-30 साल बाद, 40 साल बाद उनके प्रति उतना ही आदर भाव, ये कैसे संभव है, ये भी मैं समझना चाहता हूँ। और पत्रकारिता में जो गुरु परंपरा है वो क्यों नहीं विकसित हो पाई? देखिए, पहले हिंदी अखबारों में संपादक नाम का गुरुकुल हुआ करता था, और उस गुरुकुल में वो सारे मानक थे जो गुरुकुल काल के बारे में जो जैसे कि हम सुनते हैं वही रहे। तो महेश जी के समय जब हमारे संपादक थे, उससे पहले व्यवहार जी, तो हमको कॉपी लिखते समय जब हम उनको सामने रखते थे तो उसमें कोई गलती देखते थे, कोई अशुद्धि देखते थे, चाहे वो व्याकरण की हो, भाषा की हो या तथ्यात्मक हो, तो हमको उसका नज़ला हम पर गिरता था, यानी हमको डांट सहना पड़ती थी। और उसकी डांट के पीछे उनका ये था कि इस गुरुकुल की प्रतिष्ठा को बनाए रखना हर छात्र का, हर विद्यार्थी का, हर शिष्य का दायित्व है, और उस दायित्व का बोध हमको कराया जाता था। तो हम लोग भी चिंता करते थे कि हमारी कॉपी जब महेश जी के पास जाए तो वो ओके हो जाए। उस पर वो ग्रीन पेन, महेश जी ग्रीन पेन का उपयोग करते थे, ग्रीन इंक का, और उस पर गोले बना देते थे कि ये 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, ऐसे ऐसे हर पैरा के अंदर 3-4 गोले बन जाते थे। तो हम लोगों को गिल्टी फील होती थी, अरे यार कैसी गलती होगी। और वो जो गोले बनते थे वो भाषा के होते थे, व्याकरण के होते थे, तथ्यों के होते थे, मात्राओं के होते थे, इवन बिंदी तक पे हम लोग को डांट पड़ती थी कि हमें बिंदी हमें कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। कई बार मात्राओं पे डांट पड़ती थी। और जब हम लोग उन कापियों को देखने के बाद फिर सुधार करते थे अपने अंदर, स्वेच्छा से सुधार होता था कि नहीं, अब की बार तो महेश जी से शाबाशी पाना है। और जो संपादक थे वो अपने सहयोगी से इतना स्नेह करते थे, कई ऐसे अवसर आए कि हमने 10 बार कॉपी लिखी, लेकिन पता चला इंट्रो सबसे कमज़ोर था। कॉपी तो ठीक थी, इंट्रो के अंदर वो बात नहीं आ रही थी जिससे उस कॉपी के अंदर निखार आ सके। तो महेश जी ने स्वयं वो इंट्रो भी लिखा है। एक मेरे साथ ऐसा प्रसंग है भदभदा का, जब गेट खुले थे तब मैंने वो कॉपी लिखी थी, लेकिन महेश जी को उसका इंट्रो अच्छा नहीं लगा था। महेश जी ने पूरा इंट्रो लिखा था। और जब अखबारों के अंदर जो गुरुकुल परंपरा थी, जैसा मैंने कहा संपादक के नाम से गुरुकुल परंपरा थी, उस समय सभी दफ्तर में काम करने वाले साथी अपने संपादक के तमाम तरह के निर्देशों का पालन करते थे। हम भी निर्देशों का पालन करते थे, और सबको मालूम था कि हम महेश जी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमको अपनी कॉपी के अंदर किस तरह की शुद्धता का ध्यान रखना है। और ये शुद्धता सिर्फ भाषा की नहीं होगी, संस्कार हमारे ये थे कि बाहर अगर आप खड़े हैं तो बाहर आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि ये आक्षेप ना हो कि ये फलाने गुरुकुल का ये छात्र है, क्योंकि हमारे संपादक की प्रतिष्ठा पर आघात होगा अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा। मतलब हमेशा हमने ध्यान रखा कि हमारे कारण महेश जी की आंखें नीची ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल इस बात का, और केवल परिसर के अंदर नहीं, अपने पूरे जीवन काल में हम कहीं भी रहे, पर हमें चिंता होती थी कि मेरे गुरु की प्रतिष्ठा को आँच ना आए। बिल्कुल। अलीम भाई, 1-2 सवाल निजी जीवन पे, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपके पर्सनल जीवन पे आना चाहता हूँ। पत्रकारिता पे आपने बहुत अच्छा बोला है। हमने कहानियों में पढ़ा है कि सावित्री के पति को जब यमराज ले गए तो सावित्री लड़ बैठी थी उनसे, और पति को अपने पति के प्राणों को वापस लाई थी। ईश्वर की ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि पिछले दिनों आपके साथ भी लगभग वैसी स्थिति हो गई थी कि यमराज आ ही गए थे, लेकिन आपकी बेटी छीन लाई आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं भोपाल के एक निजी अस्पताल में लंबे समय तक दाखिल रहा, वेंटिलेटर पर चला गया था। और मेरी बेटी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, काफ़ी लोग चिंता कर रहे थे, तो मेरी बेटी ही मेरे मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रही थी, लोगों के मैसेज आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे, वही जवाब दे रही थी। और इसमें मेरी बेटी को एक अमेरिकन कंपनी की नौकरी भी खोना पड़ी, क्योंकि इतने लंबे समय तक अमेरिकन कंपनी नौकरी नहीं देती। खैर वो एक अलग चीज़ है, और मेरी बेटी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। उसने घनघोर मेरी सेवा की, और ईश्वर की कृपा है, आप सब मित्रों की दुआएं हैं, सबका आशीर्वाद रहा, सबकी दुआएं रही कि मैं स्वस्थ हो गया, बच गया। अंतिम प्रश्न मैं करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति जानता है जो आपसे जुड़ा है, जो आपका मित्र है, कि ये जो पारी है वो अलीम भाई की सेकंड पारी है। बिल्कुल। पहली पारी में आपने खूब इतिहास गढ़ा, खूब बड़ा। मैं तो कहता हूँ कि कई लोग आपको प्यार करते थे, कई डरते थे, कई, लेकिन ये एक सवाल मेरा ये है कि एक तो पत्रकारिता में हिंदू मुस्लिम बात जो घुसाया है, यदि आप कुछ बोलना चाहें, और नहीं तो ये सेकंड पारी किसके नाम और कैसे होगी वो और समझना चाहता हूँ। देखिए, अभी मैं भास्कर में तीसरी पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ, और मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हूं कि द्वारका प्रसाद जी के साथ काम किया, रमेश जी के साथ, सुधीर जी के साथ, अब मैं चौथी पीढ़ी के साथ मानसिक रूप से काम करने को तैयार हूँ। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि भोपाल के जर्नलिज्म का जो मेरा तजुर्बा है, कभी यहाँ फ़र्क मैंने नहीं देखा कि कभी ये भेदभाव रहा हो कि ये फला जाति का है, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना है, कोई फ़र्क हुआ हो, ऐसा नहीं। हमने उन सब साथियों के साथ काम किया, और सारे सीनियर्स के साथ, जिनका मैं आभारी हूँ, कि कभी हमें हिंदू मुस्लिम वाला भेद, कभी वर्ग वाला भेद का एहसास नहीं हुआ। और सब मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, इसी में एक दिलचस्प, कि भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संघ में मुस्लिम पत्रकार नहीं थे, लेकिन जब जब चुनाव हुए मैं खड़ा हुआ तो हाईएस्ट वोटों से जीता। और सोचिए आप, मुझे वोट देने वाले कौन थे? सही बात है, यहाँ तो मुस्लिम पत्रकार तो थे नहीं। जी जी जी। तो इसलिए ये बात बेईमानी है। दूसरी बात ये है कि मुझे, चाहे मैं तरुण कुमार भादुड़ी जी का जिक्र करूं, सूर्यनारायण शर्मा जी का जिक्र करूं, भंडारी साहब का जिक्र करूं, मैं चाहे अविनाश चंद्र राय साहब का, गोवर्धन दास जी का, ठाकुर विक्रम सिंह जी का, जगदीश गुरु जी का, पंडित बलभद्र प्रसाद तिवारी जी का, ध्यान सिंह तोमर राजा जी का, त्रिभुवन यादव जी का, नारद जी का, यशवंत अरगरे जी का, सबका, गोविंद तोमर जी का, सूरज पोद्दार जी का, सबका मुझे भरपूर स्नेह मिला, सबका भरपूर प्रेम मिला, और सबने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया। आज ये लोग जीवित नहीं है, इन सब को श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इन सब लोगों के आशीर्वाद से आज मैं किसी लायक हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने थोड़े भावुक भी थे और इतनी सारी जानकारियाँ आपको दी हैं। ये पहला इंटरव्यू है, मैं फिर पुनः जल्दी से जल्दी अलीम भाई को फिर बुलाऊंगा। बहुत सारे मुद्दे रह गए हैं और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लेकिन अलीम भाई ने आज इतनी सारी जानकारियाँ दी हैं, पत्रकारिता कल, आज और अब तो ये कह रहे हैं कि मैं चौथी पीढ़ी के साथ काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ। यानी अब सुधीर जी के बच्चे जब इस संस्थान को संभालेंगे, तब भी अलीम मजमी जी इसी संस्थान में उतनी ही ऊर्जा के साथ काम करते नजर आएंगे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत ही शानदार इंटरव्यू। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।